So a very good morning to all of you. Today we will be starting a new chapter, laws of motion. ठीक है, तो आज हम इसमें ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं: एरिस्टोटल फैलेसी एंड गैलीलियोज ऑब्जर्वेशंस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, impulse, Newton's third law of motion. Basically we will be dealing today about Newton's laws of motion. And as you all have already studied these topics in 9th class, सबने 9th class में पढ़ रखे हैं टॉपिक्स को, लेकिन अब आप 11th क्लास में, तो 11th क्लास में हम और भी इलेबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे इसे. तो स्टार्ट करते हैं. तो ये हमारे टॉपिक्स है, इस पूरे चैप्टर्स में हमारे टॉपिक्स है. डेफिनेटली इसमें जो टॉपिक्स रहेंगे आपके पास, जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हायर स्टडीज़. जो भी नेट का पेपर दो, आप उसका पेपर दोगे, AIEEE का या JEE का पेपर दोगे या नीट का पेपर दोगे, इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके बनेंगे. या आपकी हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, एलिवेटर प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी. बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, तो उस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं. तो स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले एरिस्टोटल फैलेसी एंड गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन पढ़ते हैं. एरिस्टोटल फैलेसी क्या थी? एरिस्टोटलियन लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन. उसने बोला कि अगर किसी बॉडी को लगातार मोशन में रहना है तो उसको एक एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है. ओके, बट ये लॉ फेल हो गया पूरा. इट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग बाय गैलीलियाई एंड आइजैक न्यूटन. इन दोनों ने इसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया. गैलीलियोस ऑब्जर्वेशन, गैलीलियो ने देखो क्या किया यहाँ पर, उसने यहाँ पे दो इंक्लाइंड प्लेन लिए. ओके, यहाँ पे इसने एक बॉल रख दी. दोनों का जो इंक्लिनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों का सेम है इस वक्त. तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, जितनी हाइट से एक इंक्लाइंड प्लेन से वो बॉल नीचे गई, उतनी ही हाइट पे दूसरे इंक्लाइंड बॉल पे वो चढ़ गई. ठीक है. अ बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन वन प्लेन रोल्स डाउन एंड क्लाइम्स अप द अदर इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन. द हाइट्स ऑफ द बॉल ऑन बोथ द प्लेन्स आर सेम. लेकिन ये जो चीज है, यहाँ पर उसने एक वर्ड मेंशन कर दिया, आइडियल कंडीशन. ये आइडियल कंडीशन में मतलब लैब अगर आप कंडीशंस दोगे तो हो सकता है ये, लेकिन जब नेचुरली आप करोगे तो वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है, विंड वेलोसिटी, वेदर, ये सब कुछ सारे फैक्टर्स है जो इसको इफेक्ट करेंगे. लेकिन आइडियल कंडीशन में जितनी हाइट से बॉल नीचे आई है उतनी हाइट पे बॉल ऊपर भी जाएगी. ठीक है. In practical situation, the height on the second plane is always a little less but never greater. लेकिन जब प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाओगे, उसका रीज़न क्या है? अर्थ पर फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो इसके मोशन को रोकेंगी. ठीक है. तो इसीलिए इन प्रैक्टिकल सिचुएशन द हाइट ऑन द सेकंड प्लेन इज ऑलवेज अ लिटिल लेस बट नेवर ग्रेटर. हमेशा कम हाइट पे ही वो मूव कर पाएगी, बिकॉज उसकी कुछ फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाएगी, तो वो उस सेम हाइट पे नहीं जा पाएगा पर प्रैक्टिकल सिचुएशन में. लेकिन आइडियल कंडीशन में जा सकेंगे जहाँ पे हम नियरली फ्रिक्शन लेस मटेरियल लेंगे. अब देखो दूसरा उसने क्या किया यहाँ पर, केस 1. अब केस 2 में उसने क्या किया, यहाँ पर वो एंगल्स को चेंज कर रहा है बेसिकली. ये देखो केस 1 में पूरा ऊपर तक गया, अब केस 2 में उसने थोड़ा चेंज कर दिया एंगल को, तो वो पूरा ऊपर तक नहीं जा पा रहा क्योंकि उसमें इतनी फोर्स नहीं है. अब केस 3 में उसने क्या किया, उसने एक साइड को पूरा हॉरिजॉन्टल कर दिया. अब देखो वो जाएगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा. अ बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन केस 1 reaches the same height on the another side. केस 1 में जितनी हाइट से रिलीज किया उतनी हाइट पर वो दूसरी साइड में जाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, ऑफ कोर्स आइडियल कंडीशन में. इन केस 2 द बॉल रीचेज द सेम हाइट ऑन द अदर साइड इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन बट ट्रेवल्स द लॉन्गर डिस्टेंस. ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो इस वक्त. यहाँ पे इसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया था,
यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और सेम हाइट पे आ रहा है। और थर्ड केस, इन केस 3 विच इज़ लिमिटिंग केस, द बॉल रोल्स डाउन एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रू इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये मेन केस है, केस 3 इज द मेन केस जहाँ से डेफिनेशन बनती है। अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर जब वो बॉल नीचे आई तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन में लगातार चलती जाएगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। ओके, बट अगेन ये इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, और अर्थ पर फ्रिक्शन होगा ही होगा। तो इसीलिए जब अर्थ पे आप ऐसा करने की कोशिश करते हो तो बॉल कुछ डिस्टेंस के बाद रुक जाती है, बिकॉज फ्रिक्शन अर्थ पर रहेगा। आइडियल कंडीशंस में जब हम फ्रिक्शन लेस सरफेसेस लेंगे वहां पर वो बॉल नहीं रुकेगी, इट विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, Galileo arrived at a new insight that the state of rest and state of uniform linear motion are equivalent. In both the cases, there is no net force acting on the body. ठीक है, therefore there is no need to apply an external force to keep a body in uniform motion. तो उसने मतलब एक कंक्लूजन दिया कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन दोनों इक्विवेलेंट है। स्टेट ऑफ रेस्ट में भी किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, किसी बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट में रखने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए होती। तो जब स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। और यहाँ पर उसने एरिस्टोटल को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, क्योंकि एरिस्टोटल ने कहा था कि किसी बॉडी को अगर लगातार मोशन में रहना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ओके, we need to apply external force only to encounter the frictional or any other force so that forces sum up to zero net external force। अगर हमें उस बॉडी को रोकना है तो हमें एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, टू समराइज, if the net external force is zero, a body continues to remain at rest and a body in uniform motion continues to move with uniform velocity। मतलब उसका मोशन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर इनर्शिया की डेफिनेशन बनानी है तो डेफिनेशन ऐसे बन सकते हैं, इट इज द इनएबिलिटी। एक होती है एबिलिटी, किसी काम को करने की क्षमता, इनएबिलिटी किसी काम को ना कर पाने की क्षमता। द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ। किसी बॉडी की अक्षमता अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को खुद से ना चेंज कर पाने की अक्षमता। ओके, इनर्शिया या रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ओके, inertia means resistance to change. Galileo's law of inertia, a body does not change its state of rest or uniform motion unless an external force compels to change its state. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कह रहा है every body continues to be in state of rest or uniform motion in a straight line unless and until compelled by an external force to change its state of rest or uniform motion. This is the first law. तो यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक हमने क्या किया, एक टेबल ले लिया और एक ब्लॉक ले लिया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक ले लिया। अब इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब इसकी वजह से न्यूटन्स का जब थर्ड लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है एवरी बॉडी exerts equal and opposite reaction to every action. There is equal and opposite reaction to every action. अब ये जो वेट है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ये अर्थ पे एक फोर्स लगा रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड, तो अर्थ भी इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, दैट इज रिएक्शन। ओके, तो ये दोनों बैलेंस हो गए, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसका जो पोजीशन है बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा ये, बिकॉज इसकी जो फोर्सेस है वो बैलेंस है। सिंस द ब्लॉक इज एट रेस्ट, द नॉर्मल रिएक्शन R मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू इट्स वेट W। अगर ये बॉडी रेस्ट पर है तो इसका मतलब जो वेट और
रिएक्शन फोर्स है ये दोनों की दोनों इक्वल होंगी और अपोजिट होंगी, क्योंकि तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि हमने यही तो बोला है ना कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये टेबल ले लिया, द ब्लॉक्स एट रेस्ट, अब हमने इस पे फोर्स लगाई, देखो ये ब्लॉक तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक हम इस पे कोई फोर्स नहीं लगाते। फोर्स लगाई तो ये मोशन में आ गया। एक बॉल है वो अपने यूनिफॉर्म मोशन में लगातार कंटिन्यू करेगी अनलेस एक एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाए, ठीक है। द कार कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन in the absence of an external force. Inertia is the inherent property of a body due to which it resists a change in its state of rest or uniform motion. Okay? अब inertia भी 3 टाइप्स का होता है, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. अब इसमें एग्जांपल्स आपने पढ़े हुए हैं। अच्छा, inertia का मेजर क्या करता है, मास। जितना ज्यादा मास होगा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। इसका मतलब किसी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। 2 बॉडीज हैं, एक है 5 केजी की, एक है 2 केजी की, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, 5 केजी वाली का। ओके, ये एग्जांपल्स हैं कुछ। अच्छा, अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कुछ एग्जांपल्स। ये देखो इसने क्या किया, कैरम बोर्ड में ऐसा होता है कि ये जो बॉटम वाला जो है ये मूव कर जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला जो पूरा पाइल है ये कैरम्स का, ये मूव नहीं करता। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ये क्रम्बल नहीं होता। जब तक आप ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये क्रम्बल नहीं होगा। ये दूसरा एग्जांपल है इसका। ये ग्लास है, उसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड की शीट रख दी और उसके ऊपर हम एक सिक्का रख देंगे। देखो सिक्का रख दिया, अगर मैं इस कार्डबोर्ड को बहुत तेजी से खींचूं तो ये जो सिक्का है ये कार्डबोर्ड के साथ नहीं जाएगा, ठीक है, ये इस ग्लास में गिर जाएगा। देखो अब कैसे, बहुत तेजी से। लेकिन तो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो एग्जांपल्स, अ पैसेंजर इन अ बस जर्क्स बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट सडनली। जैसे ही बस एकदम से स्टार्ट होती है और आप रिलैक्स बैठे हो, इसीलिए आप देखोगे मोस्टली जो बसेस होती है आजकल की, उसमें पीछे एक हैंडल दिया होता है, सीट के बैक में एक हैंडल दिया होता है, ठीक है। अगर वो आप हैंडल पकड़ के बैठे हो तो आपको इतनी तेज जर्क फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप वो हैंडल पकड़ के नहीं बैठे हो, बिल्कुल रिलैक्स बैठे हो, तो जैसे ही बस एकदम से स्टार्ट होगी आपको एक जर्क फील होगा, ठीक है, बैकवर्ड फील होगा। इसका रीजन क्या है, बिकॉज द पैसेंजर टेंड्स टू बी इन रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, whereas the bus moved away forcefully. इसमें आप ये भी बोल सकते हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है कई बार, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन में भी आएगा ये, ठीक है। इसमें ये बोल सकते हो कि जो लेग्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं बस की फ्लोर से, तो जो लेग्स हैं वो तो मोशन में आ जाएंगी, लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है वो एकदम से मोशन में नहीं आ पाती, वो रेस्ट में ही रहती हैं, तो इसीलिए आपको एक बैकवर्ड जर्क फील होगा। व्हेन अ बेडशीट इज फ्लिक्ड अवे सडनली, डस्ट पार्टिकल्स फॉल अवे एज दे टेंड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। या इसमें को भी पढ़ सकते हैं, सर्दियों में वो जो कंबल रहते हैं या जो रिजाई रहती है उनमें लकड़ी से पीटते हैं, वो लकड़ी से पीटने से क्या होता है, उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। ओके, When a branch of tree carrying a mango is suddenly flicked, mango falls off due to inertia of rest. सिर्फ मैंगो गिरता है, टहनियाँ नहीं गिरती, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, अ पैसेंजर, और इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अ पैसेंजर इन अ बस जर्क्स फॉरवर्ड। अब जब बस एकदम से स्टार्ट होती है तो वो पीछे की तरफ जाता है, लेकिन जब बस एकदम से चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, और तब एकदम से रुक जाए, एकदम से ब्रेक मारनी पड़े, तो वो जो बॉडी है वो आगे की तरफ जाएगी, ठीक है। सेम चीज है यहां पर, जो बॉडी है वो मोशन में है, अब एकदम से वो रेस्ट पे नहीं आ सकती, ठीक है।
नेक्स्ट, an athlete after reaching the finishing point cannot stop suddenly, or if he stops suddenly then he falls toppling head down. आपने रेसेस में देखा होगा जब वो रेस करते हैं तो वो फिनिशिंग पॉइंट के बाद भी कुछ देर तक भागते रहते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे एकदम से वो रेस्ट पे नहीं आ सकते, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो गिर जाएंगे, ठीक है। और इवन ऐसे ही जैसे कि आप चलती बस है, बस अगर चल रही है या चलती ट्रेन है, कई बार ऐसे बड़े हादसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कि चलती ट्रेन से लोग उतरने की कोशिश करते हैं, जब जैसी प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है ट्रेन अभी हल्की हल्की चल रही होती है और पैसेंजर एकदम से वो करते हैं, तो अगर, और उसमें आपने देखा होगा जब वो चढ़ते भी हैं या उतरते हैं ऐसे, तो थोड़ी देर तक वो भागते रहते हैं, धीरे धीरे अपने मोशन को स्लो करते हैं, बिकॉज अगर वो एकदम से चेंज कर लेंगे तो वहाँ पर वो गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो सकता है। अगर वो ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से अगर उतरेंगे और थोड़ी देर अगर नहीं भागेंगे, वहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो वो गिर जाएंगे वहाँ, ओके। अ कार टेक्स सम टाइम एंड मूव्स थ्रू सम मोर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट इवन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। अब ऑफ कोर्स इसमें भी 2-3 तरह की ब्रेक्स हैं, डिस्क ब्रेक होती है, नॉर्मल ब्रेक्स होती है। नॉर्मल ब्रेक्स में ऐसा ही होता है कि आप जब ब्रेक लगाते हो एकदम से गाड़ी नहीं रुकती, ओके। रोटेटिंग फैन, जब आपने एक फैन चल रहा है एकदम से आपने उसको बंद कर दिया तो ये थोड़ी है कि एकदम से वो बंद हो जाता है। पेंडुलम हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ये इट इज डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस या मूविंग ट्रेन, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम नेक्स्ट टर्म है मोमेंटम हमारे पास। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई हमारे पास, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन रह गया ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इसमें यहाँ से आते हैं। व्हेन अ कार और बस टर्न्स अराउंड अ शार्प कॉर्नर, जब एक कार और बस एक शार्प टर्न लेती है, वी टेंड टू फॉल साइडवेज, वी टेंड टू फॉल साइडवेज। जिस तरफ वो कार डायरेक्शन ले रही है हम एक तरफ झुक जाते हैं। अगर हम ऐसा ना करें, जैसे कि आप गाड़ी को मोड़ रहे हो, आपने देखा होगा जो मोटो जीपी होता है उसमें वो लोग जब गाड़ी को मोड़ते हैं इतनी हाई स्पीड पे, तो वो अपनी नीज को बिल्कुल बेंड कर लेते हैं, मतलब वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, बिकॉज अगर वो डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे तो दे कैन गो आउट ऑफ द रोड। जैसे कि मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, ये आपके पास रोड है, ये टर्न है, ये टर्न है, वो पर्सन यहाँ से आ रहा है, तो अगर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा ऐसे, तो अलोंग दिस डायरेक्शन, अगर वो स्ट्रेट ही जाता रहेगा, डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, अपनी बॉडी के डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, तो वो ऐसे जाएगा और सीधा रोड के बाहर, और जो भी रेलिंग्स होगी वहां जाकर टकरा जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी एंड इट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। ये मोमेंटम टर्म आप पढ़ चुके हो, इसका सिंबल होता है स्मॉल p और फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। यूनिट होती है kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये फॉर्मूला इसका। अच्छा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या है, एक क्रिकेट बॉल है, एक टेनिस बॉल है। आपको पता है कि जो टेनिस बॉल होती है वो हल्की होती है क्रिकेट बॉल से। मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल इज मोर बिकॉज इट्स मास इज लार्जर देन दैट ऑफ टेनिस बॉल। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊँ मोमेंटम और मास में, तो वो ऐसे बनेगा स्ट्रेट लाइन। हाँ, कंडीशन ये है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। सिमिलरली मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसमें भी सेम ग्राफ बन सकता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा मोमेंटम और वेलोसिटी में, अगर मास, और मास तो कांस्टेंट रहता ही है, मास इज कांस्टेंट, ठीक है। इफ टू क्रिकेट बॉल्स मूव विद डिफरेंट वेलोसिटीज, दो क्रिकेट बॉल है जिन दोनों का मास सेम है, और अगर वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव करे, देन द मोमेंटम ऑफ द बॉल विद ग्रेटर वेलोसिटी पोजेसेस मोर मोमेंटम।
तो मास कांस्टेंट हो गया बिकॉज दो क्रिकेट बॉल लिए हमने। पहले वाले केस में क्रिकेट बॉल एक टेनिस बॉल, और टेनिस बॉल हल्की होती है क्रिकेट बॉल से। If a body is at rest, its velocity is zero, hence its momentum is zero. But every moving body possesses momentum. ठीक है, momentum is a vector quantity, SI यूनिट ये होती है, CGS यूनिट ये होती है। Importance of momentum for considering the effect of force on motion. Suppose a light vehicle, एक car है, and a heavy vehicle are parked on the horizontal road. A greater force is required to push the truck than the car to bring them to the same speed in same time. Similarly, a greater opposing force is required to stop the truck than the car. देखो मोमेंटम होता क्या है कि अगर हमने जैसे एक हमने लाइट व्हीकल ले लिया, कार ले ली, और एक हैवी व्हीकल ले लिया, एक ट्रक ले लिया, दोनों को हमने हॉरिजॉन्टल रोड पे पार्क कर दिया, तो ट्रक को पुश करने के लिए, ट्रक को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए एज कंपेयर टू कार। और सिमिलरली एक बार अगर वो जो ट्रक है अगर वो मोशन में आ गया तो उसका जो मोमेंटम है, बिकॉज उसका मास ज़्यादा है तो उसका जो मोमेंटम है वो ज़्यादा और रहेगा मोमेंटम, तो उनको रोकने के लिए भी हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ट्रक को रोकने के लिए। ठीक है, तो सिंपली से बात कहेंगे कि जब कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव करती है तो उसमें मोमेंटम बनता है। अ बुलेट फायर्ड बाय अ गन कैन इजीली पियर्स ह्यूमन टिश्यूज बिफोर इट स्टॉप्स। ये पता ही है आपको, जो बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन इजीली पियर्स, वो मतलब इंसान की जो टिश्यूज होती है उसको पियर्स करके उसके अंदर घुस सकती है बिफोर इट स्टॉप्स, रिजल्टिंग इन कैजुअलिटी। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल है, एक पर्सन है, उसने क्या किया, एक बॉल ली या एक पत्थर लिया और उसको एक स्ट्रिंग से बांध दिया, और स्ट्रिंग को देखो कैसे घुमा रहा है, वो लगातार घुमा रहा है, देखो उसको। The above examples do not indicate that momentum is vector. The following example shows that momentum is a vector. जो इससे पिछले वाले जो एग्जाम्पल थे वो ये नहीं बता रहे थे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये वाला जो एग्जाम्पल है वो बता रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे बता रहा है, देखो हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि अगर इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो इस एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। Suppose a stone is whirled with uniform speed in a horizontal circle by means of a string. The magnitude of momentum is constant. Momentum का जो magnitude है वो constant है, लेकिन direction लगातार change हो रही है। A force is needed to change this momentum vector. This force is provided by hand through the string and it is also felt by the hand. तो आपने यूनिट नंबर 2 में सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ लिया है। तो वो जो हाथ है वो उस पत्थर को या स्टोन को लगातार सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, या मतलब आप ये बोल सकते हो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है कि जितनी फोर्स से आपका हाथ पत्थर पे फोर्स लगा रहा है स्ट्रिंग के थ्रू, उतनी फोर्स से पत्थर भी आपके हाथ पे फोर्स लगा रहा है, क्योंकि तभी तो ऐसा होता है कि थोड़ी देर बाद आप थक जाओगे। ओके, Newton's second law of motion. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to applied force and takes place in the direction in which the force acts. Force directly proportional to change in momentum upon time taken. ये यहाँ पे एक डेरिवेशन है, आपको पता है दो फॉर्मूले होते हैं इसमें ना, एक होता है F रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक होता है F इजिकल टू एम ए। ये ज़्यादा मेन है, F इजिकल टू ए एम ए वाली जो इक्वेशन है ये ज़्यादा यूज़ होती है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होती है, और नॉर्मली भी हम इसे फोर्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं हम। हमें पता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा चेंज, डेल्टा टी टाइम चेंज। ठीक है, तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा। अब उसके आगे देखो, वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी, के लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो F इज इक्वल टू के डी पी अपॉन डी टी। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। अब आगे देखो, इसमें अब हमने क्या किया, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कांस्टेंट रहता है, मास चेंज नहीं होता, तो मास को बाहर ले लिया। तो क्योंकि आपको पता है कि आप पढ़ चुके हो डी बाई डी एक्स ऑफ 6x
कैसे निकालोगे? 6 इज अ कांस्टेंट, तो 6 को बाहर ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो 6 आंसर आ जाएगा इसका। सिमिलरली यहाँ पर भी मास कांस्टेंट है तो मास को बाहर ले लिया और डी वी अपॉन डी टी हो गया, और डी वी अपॉन डी टी किसका फॉर्मूला होता है? एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो F इज इक्वल टू वेक्टर m इंटू ए वेक्टर, और यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स कैन कोज एक्सेलरेशन और डिसेलेरेशन। आपने पढ़ रखा है फोर्स, फोर्स इज अ पुल और पुश विच आइदर चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द पोजिशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी। ऐसा यूनिट ये होती है 1 न्यूटन। प्लेस एन 100 ग्राम ऑन योर आउटस्ट्रेच्ड पाम, द फोर्स यू फील इज नियरली 1 न्यूटन। ठीक है, अच्छा, इन द सेकेंड लॉ अगर F 0 है तो A भी 0 होगा। दिस इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट लॉ। आप मतलब ये इसमें एक पॉइंट आता है, इसमें क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन हाउ न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन आएगा इसमें, एक्सप्लेन हाउ न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। तो आपने बताना है वहाँ पे, एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ आर कंटेन्ड इन न्यूटन्स सेकेंड लॉ, दैट इज वाई, मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ ये दोनों आप प्रूव कर सकते हो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से। ठीक है, तो इसीलिए न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट इज इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इनटू, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों लिया? बहुत कम टाइम के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है देखो, वेरी शॉर्ट टाइम। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, जैसे कि बैट, जब हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट पे जब बैट पे बॉल लगती है तो बॉल बहुत कम टाइम के लिए लगती है, मिनी सेकंड के लिए बॉल हिट करती है बैट पे, लेकिन जब वो बैट से लगती है तो वो कितनी दूर चली जाती है, तो दैट इज इम्पल्स। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन है कि फोर्स इनटू टाइम, बट टाइम यहाँ पे बहुत छोटा होना चाहिए। व्हेन अ बॉल हिट्स अ वॉल एंड बाउंसेस बैक, द फोर्स ऑन द बॉल by the wall acts for a very short time when the two are in contact, yet the force is large enough to reverse the momentum on the ball. Impulse is equal to force into time duration. अच्छा, अब इसको जब आप दोबारा से रेक्टिफाई करोगे तो फोर्स का फॉर्मूला एक और आ जाएगा, तो इम्पल्स के दो फॉर्मूले आएंगे, फोर्स इनटू टाइम, और टाइम ऑफ कोर्स यहाँ पे वेरी शॉर्ट, टाइम बहुत कम होना चाहिए, और इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो आप ऐसे लिखोगे, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, जे से नोट करते हैं इसको, जे से। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। अ हाई जंपिंग और लो जंपिंग एथलीट इज प्रोवाइडेड आइदर अ कुशन और अ हीप ऑफ सैंड ऑन द ग्राउंड टू फॉल अपॉन। जो हाई जंप वाले होते हैं, आपने देखा होगा, वो जो एक छड़ी, एक जेवलिन टाइप लेके भागते हैं और फिर वो जंप लगाते हैं या लॉन्ग जंप करते हैं, तो वहाँ पर एक कुशन रखा होता है, बिकॉज अगर वो कुशन नहीं रखेंगे तो उनकी जो बॉडी है वो बहुत कम टाइम के लिए एकदम से वो ज़मीन पे टकराएगी और जिससे उनकी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन ये जो कुशन है, ये कुशन क्या करेगा? इम्पैक्ट को कम कर देगा। इम्पल्स का बेसिकली मतलब है इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये जो कुशन है वो उस इम्पैक्ट को कम कर देगा। क्यों? इम्पैक्ट को कम कैसे करेगा? वो टाइम को बढ़ा देगा। ठीक है,
द कुशन और सैंड हेल्प्स टू इंक्रीज द टाइम इन विच द मोमेंटम कम्स टू जीरो, दिस डिक्रीजेज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम को बढ़ा देगा बिकॉज वो डायरेक्टली अब जमीन पे नहीं टच हो रहा, पहले वो कुशन को टच होगा, फिर कुशन कैसा होता है, एक तरह से इंसुलेटर होता है आपके पास, तो वो जो फोर्स है उसको कम कर देगा, वो अर्थ तक पहुंचने में कुछ टाइम लेगा, तो उसने टाइम को बढ़ा दिया। टाइम अगर बढ़ा दिया तो चेंज इन मोमेंटम भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है, और जिससे इतनी चोट नहीं लगेगी। पैकिंग मटेरियल्स लाइक थर्माकोल शीट्स, बबल्ड प्लास्टिक शीट्स, स्ट्रा, पेपर, स्ट्रैंड्स, ये आपने देखा होगा जब आप बाजार से कांच के गिलास खरीदोगे या कुछ भी, तो वो उसमें एक चैम्बर बना होता है और बीच में क्या लगा होता है, उसमें थर्माकोल लगा होता है, बिकॉज अगर ग्लास से ग्लास अगर डायरेक्ट टकरा गया तो वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो जो थर्माकोल क्या कर रहा है, वो टाइम को बढ़ा रहा है और जिससे इंपैक्ट कम हो जाएगा। शॉक एब्जॉर्बर्स व्हीकल्स में, सबकी बाइक्स में, कार्स में शॉकर लगे होते हैं, शॉकर्स। ये शॉकर्स करते क्या है, अगेन सेम टाइम को बढ़ाते हैं। क्रिकेट प्लेयर, ये सब आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं 10th में। एक क्रिकेट प्लेयर जब कैच करता है तो वो अपने हाथों को पीछे लेके जाता है, पीछे लेके जाने से क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा। देखो कैसे एग्जांपल में, ये बॉल है आपके पास, दोबारा देख लो एक बार, ये बॉल उसने जब कैच लिया, देखो पीछे लेके आया, पीछे लेके आने से क्या हुआ, टाइम बढ़ गया। टाइम बढ़ गया तो उसके हाथों पे चोट लगने के चांस कम हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सबने पढ़ा हुआ है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन आर जस्ट फोर्सेज, द फोर्सेज ऑलवेज अकर्स इन पेयर। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता है, मैंने आपको बोला भी था, इन नेचर ऑल द फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। अगर कोई एक्शन फोर्स है तो उसकी कोई रिएक्शन फोर्स जरूर होगी। इफ देयर इज सम एक्शन, देयर मस्ट बी सम रिएक्शन टू इट, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सबसे पहले आपके पास ये हमने दो फिजिकल बैलेंसेस ले लिए। अब मान लो अगर हम 58 ग्राम वेट से अगर हम इसको खींच रहे हैं तो उसका जो एक्शन होगा वो भी सेम ही रहेगा, दोनों सेम है, ठीक है। ये एक्शन है, हमने इसको खींचा तो इसमें भी इतनी फोर्स लगेगी। एक बॉल को हमने दीवार पे मारा तो वो हम कैच करते हैं ना उसको वापस, देखो कैसे, जितना मोमेंटम दीवार पे जाने के लिए था उतने मोमेंटम से दीवार से टकरा के वापस आएगी। दोबारा देख लो एक बार इसे, दीवार पे बॉल गिरी, टकरा के वापस। गन, ठीक है, जितनी फोर्स से बुलेट आगे जा रही है उतनी फोर्स से जो गन है वो पीछे की तरफ जाएगी, तो इसे बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। ये सब आपने एग्जांपल्स पढ़ रखे हैं। ये क्या किया हमने, ये बैलून है, बैलून में हमने हवा भर दी तो वो ऊपर की तरफ जाता है और नीचे, क्योंकि नीचे फोर्स लगाता है, तो इसी से हमने, ये देखो रॉकेट भी ऐसे लॉन्च हो रहा है। फिर बैलून के केस में क्या है, एनर्जी बहुत कम है तो इसीलिए वो ज़्यादा हाइट तक नहीं जा पा रहा, लेकिन तो हमने रॉकेट के केस में क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा दी तो ऊपर जा रहा है वो। चलना है, वेट रिएक्शन, लेकिन जब हम एंगल पे, जब हम खड़े हैं, जब हम नॉर्मली ऐसे खड़े हैं, ठीक है, जब हम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हैं तो वेट और रिएक्शन बैलेंस होते हैं, इसीलिए हम स्ट्रेट खड़े हो पाते हैं, रेस्ट पे रह पाते हैं। लेकिन जब हम चलते हैं तो हम अपने पैरों कुछ एंगल पे लगाते हैं, तो एक्शन एंड रिएक्शन उसके दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वेट को बैलेंस कर देगा, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वजह से हम चल पाएंगे। इसे क्या, वॉकिंग ऑफ मैन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक नाव है। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है कि एक नाव है, जब आप किनारे पे आते हो तो पहले वो नाव को बांधते हैं, बिकॉज अगर ऐसा नहीं करेंगे, देखो क्या होगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो, आप जब उस बोट से उतरोगे
तो वो जो बोट है वो हिलती है, बिकॉज आप कुछ फोर्स से बाहर निकले हो, तो उतनी फोर्स बोट पे लगेगी। ठीक है, दिस इज इट। तो थैंक यू ऑल।